हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड में उसके कॉन्सेप्ट देखे थे और आज के लेक्चर में उस पे जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे उसको देखेंगे। तो अब तक हम लोग बच्चों ग्रेविटेशन के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता था वो समझा था और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता था वो देखा था। अभी इन जनरल हम लोग देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जब यही अर्थ के रिस्पेक्ट में जब आएगा तो इसी को ग्रेविटी करेंगे। तो आज के लेक्चर में दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। एक तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड के जितने कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, एक तो वो देखेंगे और दूसरा जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है इन द टर्म ऑफ जब अर्थ के आ जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो उसको देखेंगे। आ जाइए आज सबसे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से जो ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर है। और उसमें आप देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड तो आप जो जानते थे, लेकिन अब आपसे यहाँ पर फोर्स पूछा जाएगा। तो जो प्रीवियस क्लास में आपको जो एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो कॉन्सेप्ट ये था कि कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G इक्वल टू F/m0 यही होता था कि उस पर फोर्स पर यूनिट मास कितना लगेगा। और हम उसको अब इस केस में क्या करने वाले होंगे कि F इक्वल टू दैट m0 इंटू जी। मतलब वहां पर उस पॉइंट पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड क्विकली निकाल लेंगे और वहां पर जहां पर मास गिवन होगा उसके बारे में चले जाएंगे। ठीक है, तो इतना आज मतलब जो अभी जो क्वेश्चंस करेंगे उस पर वो बेस्ड होगा। तो आइए एक देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ इनसाइड सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस ए इज गिवन बाई रो इक्वल टू रो नॉट ए बाई आर। ऐसा रो नॉट इज द डेंसिटी ऑफ द सरफेस एंड आर इज डिनोटेड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। फाइंड अ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। तो देखिए एक स्फीयर है, उसके अंदर ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर कहीं पॉइंट P होगा और जो सेंटर से x डिस्टेंस पर है, तो हमें इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है। तो हम करें क्या कि जो मास उसका जो डेंसिटी जो वेरिएशन हो रहा है, तो हम एक ऐसा ले लेते हैं कि r का ऐसा r तक का बोल रखा है कि r पॉइंट पर कुछ उसका डेंसिटी का मामला ऐसा है कि रो नॉट इंटू ए बाई आर, और ए उसका रेडियस है और आर डिस्टेंस पर अभी है। तो हम एक ऐसा हॉलो थीन एक स्फीयर इमेजिन कर लें वहां पर कि उसके सरफेस में कितना, या मतलब एक छोटा सा स्फीयर वहां पर इमेजिन कर ले, थीन स्फीयर नहीं, हॉलो नहीं, स्फीयर ही कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर या इसका मास कितना होगा। और आपने देखा था कि इसके लिए तो आउटसाइड होगा। वंस वी नो दैट दिस मास इज से m डैश, देन आफ्टर दैट वहां पर इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं ना, जी m डैश अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये मास कैसे आएगा, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास, या हमें जितने का चाहिए, सपोज हमें उतने पार्ट का चाहिए, क्या कहते हैं ये आर है तो छोटा पार्ट इसका यहाँ से यहाँ तक डी आर मान लीजिए। तो इसमें हमें डी एम डैश जो निकल कर आएगा डेंसिटी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। यहाँ का जो डेंसिटी होगा उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे तो इतने पार्ट का मास आ जाएगा। ठीक, और आप सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देंगे अगर तो डीएम का, अच्छा इसमें रो के जगह पे कितना है, रो नॉट ए बाई आर। डी आर ऐसा हो जाएगा, तो आर से आर एक कैंसिल हो गया यहाँ से। तो इसका वैल्यू अगर मान लीजिए कि ये भी एम डैश है, तो मैंने एम डैश के लिए पूरा ले लिया है। आप इंटीग्रेट करके तब रख सकते हैं या ऐसे डायरेक्ट रख सकते हैं। तो चलिए मैं उसको मान लेता हूँ कि ये भी डी जी मिल रहा होगा और वहाँ पर डी मिल रहा होगा, इसको तो ऐसा बनाया जा सकता है। और फिर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप यहाँ पर, तो ये पूरा हमारा वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन डी एम का वैल्यू वहाँ से लेकर रखेंगे जी रो ए 4 पाई आर एस, मतलब आर तो कैंसिल हो गया था, आर आर और इंटू डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन में देखिए कि आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, हमें इस पॉइंट पे चाहिए,
तो आर तो ऐसे माना है, तो सेंटर से आर इक्वल टू 0 टू आर का वैल्यू एक्स, तो यहाँ से 0 टू अगर एक्स कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसमें देखेंगे रो जी रो नॉट ए 4 पाई आर डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 2, और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वहाँ से लिख ही देता हूँ अब, रो जी रो नॉट ए 4 पाई एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आर डी आर का करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 2, और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसका नेट रिजल्ट देखेंगे ग्रेविटी का उस पॉइंट पी पर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जी पी इक्वल टू जी रो नॉट ए और वो क्या है 2 पाई, तो जैसा भी लिखने का इसका 2 पाई आगे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका वैल्यू आया उस पॉइंट पे। तो टेक्निक समझ में आया बच्चों? उसमें क्या करेंगे कि जो डेंसिटी का वेरिएशन है तो उसको हम वहाँ पर x का है और r डिस्टेंस पर है, तो वहाँ का हम अगर निकाल लें उतने का मास, तो उसके लिए आउटसाइड वो क्या करेगा पॉइंट मास की तरह, तो उसका यूज़ करके वहाँ पे निकाल लिया। ठीक, तो आपको समझ में आ गया हो तो लिख लीजिए ऐसे यहाँ से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये तो आपको बताया था। ये क्वेश्चन ऐसा है बच्चों कि यहाँ पर इसका मास m है और ये तो ये सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m है और एक पॉइंट मास यहाँ पर रखा हुआ है। एक बड़ा स्फीयर होगा पहले r रेडियस का, उसका मास m है और यहाँ से इसका टच करते हुए एक कैविटी बना रहा है। तो टच करते हुए कैविटी बना रहा है इसके सेंटर से, मतलब ये कहने का मतलब है इसके पेरीफेरी से सेंटर पे, तो रेडियस कितना हो जाएगा r/2 है ना, r/2। ये नहीं दिख रहा है, अब तो दिख रहा होगा r/2 रेडियस का यहाँ पर एक कैविटी बनाया है। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए कि इसके चलते यहाँ पर फोर्स कितना अट्रैक्ट कर रहा होगा, मतलब m जो होगा वो उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा। तो अट्रैक्शन होगा तो इसी तरफ से जाएगा यहाँ पर इस छोटे हुए मास का m। तो हमें क्या करना है कि दो काम कर सकते हैं। एक तो क्या करते हैं कि जब वो कटआउट नहीं होगा तब उसके चलते, इस बड़े वाले मास के चलते वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या लग रहा होगा, है ना। और छोटे वाले मास के चलते ये जो कटआउट किया, तो हम इमेजिन करते हैं कि जब ये रहा होगा तो उसके चलते कितना होगा, और एक्चुअल में कट कर रहा है तो हम उसको ग्रेविटेशनल फील्ड का जो मतलब कुछ ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये E1 ड्यू टू द बड़े वाले के चलते है और E2 ड्यू टू द छोटे वाले के लिए है। तो नेट कितना होगा ई नेट से मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, नहीं है वो ग्रेविटेशनल फील्ड G1 एट G2 है। तो जी नेट अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा G1 माइनस G2, इसका वेक्टर का अलजेब्रा सब यही आएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि इसके सेंटर से, ये मतलब कि इसके सेंटर से y डिस्टेंस बोला हुआ है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा d माइनस r/2 है ना यहाँ से, और उसका तो d गिवन ही है तो उसी के टर्म में लाना है। तो G1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेपरेटली निकाल लेते हैं या यहाँ पे निकाल लेते हैं सेपरेटली, वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। G1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ये Gm/y², इसमें तो कोई जान ही नहीं है, यही ना, इसका मास गिवन है और सेंटर से है। दूसरा कि जो G2 का वैल्यू है होगा वो क्या होगा, तो उसके लिए आप वही बताएंगे, y² नहीं d² होना चाहिए ना, d²। और G2 का वैल्यू कितना होगा Gm' और ये डिस्टेंस कितना है y²। अब y का वैल्यू कितना है d माइनस r/2, तो Gm' बार बार क्यों लिख रहा हूँ, उसका मास अभी पता नहीं है, उसका मास हमें निकालना होगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू देखेंगे तो d माइनस r/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए कि m' का वैल्यू क्या होगा, ये सॉलिड स्फीयर है तो
वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो उसका रेडियस कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, और इनका रेडियस कितना है बच्चों r/2, ये डिस्कवर किए थे 4/3 पाई आर क्यूब बाई 8। तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो m डैश का जो वैल्यू होगा m/8 होगा क्या। तो यहाँ से हमें वैल्यूज का मिल गया, तो सारा कुछ इधर आने वाला है। तो g1 का वैल्यू कितना था gm/d², यहाँ से कितना हो जाएगा gm/8 आएगा क्योंकि इसका मास है, और यहाँ से d-r/2 का होल स्क्वायर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिखना किस फॉर्मेट में चाहते हैं या आंसर जो है उसका है किस फॉर्मेट में है। तो ये तो इसका अभी ग्रेविटेशनल फील्ड आया। एक्चुअल में क्या पूछा गया था कि फोर्स कितना लगेगा, यही पूछा गया था ना कि फोर्स बताइए। तो फोर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं m इंटू जी नेट, ग्रेविटेशनल फील्ड जितना होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो F के लिए बच्चों यहाँ से मास मल्टीप्लाई कर दिया जाए एक m g, या थोड़ा सा और इसको अट्रैक्टिव लिखने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि g m इंटू m 1/d² माइनस 1/8 d-r/2 का होल स्क्वायर, ऐसा। तो उसमें कॉमन लेने के बाद कुछ है ऐसा बनेगा। तो ये बात समझ में आया, समझ में आया तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस इज सराउंडेड बाय द सिमेट्रिकली बाय यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल ऑफ इक्वल मास एंड रेडियस 2a। क्या कहा कि एक तो अंदर सेल है और उसके बाहर नहीं, अंदर स्फीयर है, उसका रेडियस कितना है बच्चों a है, और दूसरा एक ले रखा है जिसका 2a है। तो हम लोग आ जाइए कुछ ऐसा, एक इस तरह का एक है, और इसके अंदर एक सॉलिड है जिसका रेडियस a है, और ये सेल है बच्चों, मतलब इसको ऐसे विजुलाइज कर लेना, और इसमें है 2a उसका रेडियस, और इसका रेडियस a है। ठीक है, स्केल तो नहीं लग रहा है, इतना छोटा ये तो इतना बड़ा 2a कैसे होगा। तो खैर आपको जब लिख दिया तो आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर a रेडियस है, इसका 2a रेडियस है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि दोनों का सेम मास है, इनका भी मास m है जो सॉलिड अंदर बैठे हुए हैं, और ये जो सेल है इसका m है। तो कह रहा है कि फाइंड अ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस 3/2a फ्रॉम द सेंटर। तो 3/2 समवेयर यही होगा कि a है, तो पहला पॉइंट अगर P देखें तो 3/2a का अगर रेडियस है तो कहीं यहीं पर लाई करेगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात होगा बच्चों कि सेल के तो अंदर है, वो पॉइंट कहाँ पर है आप देखेंगे 3/2 उसका रेडियस 2a है, और उसका मतलब सेल का रेडियस 2a है, और जो सॉलिड स्फीयर है उसका रेडियस a है। सो 3/2a डेफिनेटली इट विल बी लाई समवेयर इन बिटवीन द सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर। तो जैसा कि हम जानते थे कि हॉलो स्फीयर के लिए अंदर कुछ कहीं भी किसी पॉइंट पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं आता था, ये याद होगा। तो कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा तो यहाँ पर तो इसके चलते 0 हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर के चलते क्या होगा, वहां पर मिलेगा। तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा जो उसका एज अ पॉइंट मास की तरह बिहेव करता था। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू hollow sphere be 0। ये कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे, और जो सॉलिड होगा उसके लिए दिस थिंग विल बी द एक्ट एज द पॉइंट मास। तो 3/2 डिस्टेंस पे देखेंगे तो g मतलब कि नेट जो आएगा एक तो 0, ये इनके लिए है बच्चों, 0 किसके लिए है सेल के लिए, प्लस इसके लिए कितना हो जाएगा gm/3/2 का स्क्वायर।
तो कितना हो जाएगा 4gm ओवर ए स्क्वायर बाई 9, ऐसा। तो ये तो सिंपल निकल गया। ठीक, अब उसी पॉइंट, दूसरा पॉइंट ले रहा है 5/2a फ्रॉम द सेंटर। तो 5/2a यहां पर मान लीजिए कहीं होगा ये, तो 5/2a अगर इसका अगर क्यू पॉइंट मानते हैं तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड दोनों के चलते मिलेगा, एक तो सॉलिड स्फीयर था उसके चलते और जो हॉलो स्फीयर है उसके चलते। तो हॉलो स्फीयर और दोनों पॉइंट मास की तरह बिहेव करेंगे। तो जी नेट के लिए तो सिंपल कितना हो जाएगा gm ओवर 5/2a का होल स्क्वायर प्लस gm ओवर 5/2a का होल स्क्वायर, क्योंकि मास दोनों का सेम है, ऐसा। तो कितना हो जाएगा 2gm। तो यहां से 5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 4/25 gm ओवर ए स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बच्चों 8/25 gm ओवर ए स्क्वायर, ऐसा ये। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इस केस में, कि जब इस क्वेश्चन में तो उतना कैलकुलेशन वगैरह नहीं है तो इसलिए फटाफट हो जा रहा है। कॉन्सेप्ट समझिए कि हॉलो ये आपको उधर भी हेल्प करेगा, किधर इलेक्ट्रोस्टैट्स में, कि वहां पर भी आप देखेंगे कुछ पोटेंशियल का ऐसा ही कुछ रोल होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ऐसा रोल होता है। तो 3/2a उसके चलते तो पहले केस में तो अंदर था तो मिला नहीं, और जो बाहर था स्फीयर के चलते जो पॉइंट, तो उसके चलते पॉइंट मास की तरह बिहेव किया। जब यही चीज 5/2a की तरफ आया तो पॉइंट मास की तरफ पहले भी था अब भी था, और हॉलो स्फीयर के लिए वो पॉइंट मास की तरह बिहेव किया। तो टोटल यहां पर इसको देखें तो ये सम उसका हो गया और इन दोनों का ऐसा कुछ एडअप होके आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा बच्चों, तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं फटाफट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसके बाद। कह रहा कि 2 dense स्टार rotate about their the common center of mass as a binary system with the period of 1 year for each। ठीक है, 2 स्टार से आप घूम रहे हैं और इनका एक बाइनरी सिस्टम में है और एक साल दोनों का है। 1 स्टार डबल ऑफ द मास of the other and the mass of the lighter one is 1/3 of mass of the sun, and given that the distance between the earth and sun is r। अच्छा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है। करें the distance between the two star is r, then the obtain the relation between the r and r, means small r and capital R। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो क्या है कि जो सन का मास है, मास ऑफ सन, सम नहीं सन, सम लिख दिया, सन बी एम ऐसा है। तो लाइटर स्टार का कितना होगा इस m/3, और हैवियर का कितना होगा बच्चे, उसका डबल है 2m/3। ये तो आपको ऐसा डेटा मिलेगा। अब उसमें आप देखिए कि यहाँ पर उन दोनों के बीच में कुछ एक m/3 है और दूसरा है 2m/3 है, ऐसा। तो कह रहा है कि वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपने घूम रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना बहुत आसान है। इसको मान लीजिए m, तो उसको मान लीजिए 2m। तो जब आप वहां से देखेंगे मतलब कि इसको मतलब मान लेते हैं, यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, और हैवियर है उसी की तरफ ज़्यादा होगा। ऐसे तो मुझे पता है कि इसका वैल्यू कितना होगा 2d/3, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। x1 इक्वल टू वहीं पे ओरिजिन सिस्टम में m3 को 0 मान लेते हैं, प्लस 2m/3 इंटू डी नहीं, इस केस में r है अभी, अपॉन उन दोनों का सम। अगर m3 या 2m3 है तो ये तो m ही हो जाएगा। तो आप वहां पर देखेंगे तो एग्जैक्टली 2/3r हो गया, और x2 को r माइनस कर लीजिएगा तो r/3। मतलब कि ये समझ में आया होगा आपको कि 2r/3 है, और वहां से वहां तक ये डिस्टेंस 2r/3 है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा r है। तो ये कितना हो गया r/3 ही होगा। तो अब इसमें देखिए कि क्या होगा कि अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब ये घूम रहा होगा तो ये वाला कुछ
इस तरह का रेडियस में जा रहा होगा। हाँ, ये m/3 वाला होगा, उसका रेडियस कैसा होगा, कुछ ऐसा। और m/3 ये कैसा जा रहा होगा, ऐसा। सेंटर दोनों का ये यहां से ऐसा होगा, इसका ऐसा होगा, यही होगा ना। ठीक है, अभी फिर उसके बाद जो बोला है कि द लाइटर वन गिवन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज r। ठीक है, ठीक है, तो आइए पहले इसका टाइम पीरियड देख लिया जाए, 1 ईयर जो बोल रहा है, फिर बाद में उसका रिलेशन निकालेंगे। तो अभी क्या होगा कि मान लीजिए कि लाइटर वन वाले को ही समझते हैं कि m/3 और 2m/3 इन दोनों में क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा ना, m/3 और 2m/3 के उसके चलते। ऐसा क्वेश्चन आपको म्यूचुअल अट्रैक्शन से दिखाया था कि फोर्स लग रहा होगा तो क्या होगा। और इसका रेडियस कितना है बच्चों, 2r/3। तो हम इसका सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह लिख सकते हैं क्या, तो यहीं पे लिख देते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू इसका सेंट्रीपिटल फोर्स m⍵² r जैसा कुछ वैसा होता है। तो g, इसका मास कितना है, m/3 अपॉन इसका डिस्टेंस 2r/3 का स्क्वायर इक्वल टू मास m/3 इंटू ω² में इंटरेस्टेड है। और रेडियस कितना है बच्चों, 2r/3 का, रेडियस की जगह पे 2r/3, यही होगा क्या, यस ऐसा ही होगा कुछ। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा का वैल्यू m/3 से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ठीक है, उसमें 9 और तो उसमें 9/3। तो उसमें जब फोर्स हमने लिखा तो g m/3, तो m1 m2 दोनों होगा ना, तो इसका तो मास लिया नहीं, 2m/3 एक ये भी होगा। तो उसमें आप देखेंगे कि ये 2/3 एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि m इंटू 2/3 है। तो इसको जब आप करेंगे तो 9/4 आ जाएगा। मतलब कि ω² का जो फाइनल वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 4/9 g/m/r², ऐसा। और सॉरी, एक r² नहीं, उसके साथ r³ भी होगा, ये चीज ऐसा। तो ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट जितना भी आना होगा वो वहां से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों एक ऐसा है फ्लॉ है, वो क्या है कि इसमें जो मैंने इसके बीच का जो म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा था यहाँ से 2m/3 और m/3 का, तो इनके बीच का टोटल डिस्टेंस r है, तो वहाँ पर 2r/3 ले लिया है, तो इसलिए वो गड़बड़ सड़बड़ ओमेगा का वैल्यू आ रहा है। तो वही क्या कि सिंप्लीफाई करके आता था, तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको आप ऐसा लिखिए कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू m⍵²r, इसी कॉन्सेप्ट पे स्टे रहते हैं। तो अब जो फोर्स जो लगेगा इनके बीच में g m/3 2m/3 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज r², यही होगा ना। हाँ, अब वो रोटेशन कर रहा होगा तो उसके लिए m⍵²r 2r/3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, m/3 इंटू ω² और रेडियस इसका कितना है 2r/3। ये वाला तो देखे ही थे, डिस्टेंस लेने में गड़बड़ी हो गया था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, m मतलब एक तो m से m कैंसिल कर ही दीजिए यहाँ से, और ये 9 से 9 ये गया और 2 भी ये गया, ये आपका 2 चला गया। तो बचा क्या वहाँ पे, gm/r², ऐसा आता है। तो ω² इक्वल टू
जी एम बाई आर स्क्वायर और एक आर और भी बचा है। इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाई आर क्यूब, ऐसा होगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों इनका, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा इज अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम, ऐसा। ये इसको रखे रहिए। और ये टाइम कितना है, 1 ईयर, जैसा क्वेश्चन में मेंशन है। अब हमें रिलेशनशिप बताना है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या होगा। तो कैपिटल आर का उसके बारे में क्या दे रखा है कि अर्थ से उसका डिस्टेंस है आर और उसका टाइम पीरियड होता है। तो ठीक है, तो उसको जरा देख लेते हैं क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा, जैसे कि सन यहाँ पर होगा और अर्थ यहाँ पर ऐसा है और उसके बीच का डिस्टेंस कुछ कैपिटल आर गिवन है। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल अट्रैक्शन के चलते, उसके चलते और कैपिटल एम सन का मास है, एम अर्थ का कुछ भी ले सकते हैं, मास ऑफ अर्थ, लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा। वो देखिए कैसे, वही ग्रेविटी फोर्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, आर का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करते हैं, या स्मॉल आर लिख लीजिए डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो इसमें कितना होगा, जी एम मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम के जगह पे मास ऑफ अर्थ ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर। तो आप देखेंगे कि एम ई कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, जी एम ओवर आर क्यूब, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो ओमेगा का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो अंडर रूट जी एम ओवर आर क्यूब, और टाइम पीरियड इसका अगर देखेंगे तो टी इक्वल टू 2 पाई ए आर क्यूब अपॉन जी एम। अब उससे कंपेयर करिए वो अभी जो हमने लेकर आए थे डिराइव करके, वो सब इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है, तो उसका टाइम पीरियड 1 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब जी एम। तो एकदम डिटो सेम है, 2 पाई से 2 पाई। तो रिलेशन जो मांगा था यहाँ से, तो रूट आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब, तो हम यही कह सकते हैं ना कि उन दोनों में रिलेशन क्या है कि आर इक्वल टू कैपिटल आर का है। तो यही हमें लाना था। ये जो क्वेश्चन था इसमें जो पूछा था कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ आर द ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द आर एंड आर। अब बच्चों इसको आप लिख लीजिए कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट करता था, घूम रहा था। तो ये डिस्कवर करना था हमें कि अगर वो 2m बाई आर, तो उसका सेंटर ऑफ मास r/3 है, तो स्मॉलर रेडियस में घूमेगा, और इसका लाइटर मास है m/3, तो ज़्यादा रेडियस में घूम रहा होगा। तो लेकिन उसके चलते म्यूचुअल अट्रैक्शन वगैरह कुछ हो बन रहा होगा, तो क्या होगा उसमें फोर्स कितना लगेगा। और फिर उसका जो टाइम पीरियड का जो निकालने का प्रोसेस था, यहाँ पर इसमें एक फ्लॉ ये हो गया था, इसका हमने रेडियस के मतलब रेडियस का ले लिया था, लेकिन उसमें दोनों के बीच में फोर्स जो लगेगा, तो कितना डिस्टेंस है r, तो वो एक फोर्स लगाएगा ना, मतलब फोर्स लगाने के लिए उसका डिस्टेंस r होना चाहिए था। और m ओमेगा स्क्वायर r, तो m का वैल्यू m/3 ओमेगा स्क्वायर, और r का जिस रेडियस में घूम रहा है 2r/3। तो सिंपली पुट कर दिया तो ओमेगा का वैल्यू आ गया और ओमेगा से टाइम पीरियड आ गया। फिर उसके बाद अर्थ के लिए यहाँ पर ऐसा कि सन के अराउंड अगर अर्थ घूम रहा है, तो उस समय उसका टाइम पीरियड क्या होगा या फोर्स क्या लगेगा, जो कि 1 ईयर गिवन था। तो हमने देखा ऐसा करके, तो जी एम बाई आर क्यूब आ रहा था उसका ओमेगा, और टाइम पीरियड इसके लिए था। तो ये भी 1 ईयर और ये भी 1 ईयर, तो दोनों को आमने सामने कर दिया, तो वहाँ से हमें आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर का रिलेशन मिल गया जो हमें चाहिए था। तो इसको आप चाहें तो पॉज करके फटाफट लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी नहीं है। इसमें देखिए बच्चों क्या कर रहा है कि शोज द 2 यूनिफॉर्म रॉड्स ऑफ द मास m। ये दिख रहा होगा, एक रॉड है, इसका मास m और इसका लेंथ l, और दूसरा एक ऐसा प्लेस किया गया है, और यहाँ पर एक पॉइंट मास m है। तो कह रहा होगा कि ये दोनों रॉड मिलके इस पॉइंट मास m को कितना खींच रहा होगा, या क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। A small point mass is placed at the point of the intersection of the 2 lines. Find the net gravitational force experienced by m। तो हम इनके चलते इसके एक्सियल पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लें रॉड के चलते। इसके चलते क्या होगा, इसके चलते क्या होगा, तो ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, यही होगा। तो आपको जो पहले बताया था वो बेसिक ज्ञान आप देख लीजिए कि एक रॉड था यहाँ से ऐसा, और उसका मास अगर m है और लेंथ l है,
तो इसके एंड, एक एंड से r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू क्या होगा? तो G इक्वल टू GM ओवर L 1 माइनस R अपॉन 1 माइनस L प्लस R, ऐसा होता था, ये याद है। R इस केस में L/2 है और GM जो उसका रॉड का लेंथ होता था वो आपका यहाँ पर L है जो कि गिवन ही है। तो ऐसा है कि दोनों का L लेंथ है, मास सेम है, L/2 है। तो दोनों का ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस तो सेम ही कर रहे होंगे। अगर इसको निकालूं मैं, G इक्वल टू यहाँ से कितना होगा? GM ओवर L स्मॉल l और R के जगह पे L/2 माइनस L प्लस L/2, कुछ इस तरह का बनेगा, है ना। तो वहाँ से देखेंगे कि L प्लस L/2 इस आपका हो जाएगा 3/2L, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3L और यहाँ से 2L को कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना आ गया? GM ओवर L स्क्वायर, तो 2 माइनस 2/3, तो यहाँ से जब करेंगे तो 3 2 या 6 माइनस 2 8, 6 माइनस 2 इज नॉट 8 इज 4, इज 4/3, सो दिस थिंग विल कम 4GM ओवर L स्क्वायर, और ऑफ कोर्स 3 तो रहेगा ही रहेगा, इज 4 3 6 माइनस 2 इज 4/3 GM/L स्क्वायर। तो एक ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा बच्चों यहाँ पर इसमें, तो उसमें अगर आप नेट देखेंगे तो ये किधर से, और दोनों के लिए सेम होगा, ये G से खींच रहा होगा, ये G से खींच रहा होगा, तो इसका नेट क्या होगा? 90 डिग्री पर है तो G√2 यही होगा। तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू अगर नेट देखा जाए, या F नेट अगर मैं सीधा अगर बताऊं कि F नेट का वैल्यू अगर बताना हो तो कितना आ जाएगा? उसमें मास m है इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड नेट जो आएगा, तो यहाँ से m तो m ही है और ग्रेविटेशनल फील्ड नेट कितना जाएगा? G√2, और G का वैल्यू कितना है? इतना 4GM 3L स्क्वायर इंटू √2। तो इसको अगर सजा कर कुछ लिखेंगे यहाँ पर तो विजुअल होगा नीचे वाला, तो वो हो जाएगा 4√2/3, न्यूमेरिकल में अगर आगे लिख ले यहाँ पर, और यहाँ पर GM इंटू M ओवर L स्क्वायर। तो ये इतना बनेगा बच्चों इसका फोर्स। तो ये समझ में आया? तो ये भी काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन था समझने के लिए, तो इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके अपना लिख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, हाँ ये कह रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल ऑफ मास m1 एंड m2 रेडियाई r1 एंड r2, what is the force exerted by this system on the particle m1 if the placed at the distance r1 plus r2/2 from the center। तो देखिए 2 स्फेरिकल सेल है, हैव द मास m1 m2, तो मान लीजिए कि एक सेल ऐसा है और एक सेल ऐसा है, दोनों अंदर ही है, और एक को थोड़ा छोटा बना लेना चाहिए था स्पेस दिखाने के लिए, ऐसा। तो एक का रेडियस है r1 और एक का रेडियस है r2, ऐसा। तो मांग क्या आ रहा है कि ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m1 व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m1। m1 m2 तो इनका मास है, और एक यहाँ पर m1 रखा हुआ है और वो डिस्टेंस कितना है? r1 प्लस r2/2। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए मैं इसको नहीं करता हूँ, आप लोग को देता हूँ थोड़ा देर समय, 30 सेकेंड सोचने के लिए। सोचिए और बताइए, अपना आंसर पॉज, मतलब स्क्रीन पॉज कर लीजिए और ट्राई करिए, बहुत आसान है, फटाक से बन जाएगा। सभी बच्चों से ऐसा हो जाएगा, और जिनका आ जाए तो अपने मैसेज बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ आया। ठीक है, देखिए सेल के बारे में कहानी आप जानते थे कि जो आउटर वाला सेल है m2, उसके चलते कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं लगेगा। जो अंदर वाला है तो उसके लिए आउटसाइड होगा। r1/r2 का पहले लोकेशन तो समझ में आ गया होगा ना, r1 प्लस r2/2 उसका मीन है, यहाँ तक r1 है r2 है, तो r1 प्लस r2/2 इज समवेयर लाई बिटवीन द टू hollow spheres. So we can say that at that point
is outer sphere, due to the outer sphere, no gravitational field will be there. So no force exerting due to the outer one. In the inner sphere having a radius r1 will act as the, at point P, act as the point mass. So you can say that ki only due to the this r1 will experience the force m1. So what will be the gravitational field strength due to the smaller one? So gm1 over r1 square, that thing. And r1 square, so this value become on the surface of the sphere, but we actually needed to the at this point. So distance will be r1 plus r2 होल बाई 2, ऐसा, ठीक। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा बच्चों? F इक्वल टू m1 इंटू जी कर लीजिए। तो m1 रहा g कैपिटल M1 और यहाँ से r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर और यहाँ से 4। तो आप देखेंगे तो आपको आंसर वहाँ से मिल जाएगा 4gm1 r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसी का दूसरा पार्ट एक और है, उसमें क्या कह रहा है कि कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द, पहले तो समझ में आ गया होगा, बहुतों को आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द अर्थ एंड मून इज d एंड मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स द मास ऑफ मून, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी 0। तो ऐसा क्वेश्चन बच्चों आपको पिछले क्लास में भी बताया था। इसमें क्या करा कि एक मून है और ये हमारा अर्थ है। इनके सेंटर टू सेंटर से ये डिस्टेंस कुछ d बोला है और मून का मास बोला है कि इसका मास अगर m है तो इनका मास 81 m है। तो आपको एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा ना कि जहाँ से 81 m वाला खींच रहा होगा और वो क्लोज उधर ही होगा। तो ये इसकी तरफ ऐसा G1 होगा और ये वाला इधर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा होगा, उसके चलते G2 होगा। तो बोला है क्या कि उसका 0 ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हो। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी 0। तो बस तो काम इस पे कर लेते हैं। तो G1 का वैल्यू कितना होगा बच्चों? अर्थ का 81 m है अगर तो इसमें हम कैसा कर सकते हैं कि G 81 m कैपिटल G अपॉन, अगर पूरा डिस्टेंस मान लेते हैं कि मतलब कि मान क्या लेना है कि D गिवन है, तो यहाँ से यहाँ तक तो कुछ तो रखना होगा x, तो इधर से कितना हो जाएगा d माइनस एक्स, तो यहाँ से x स्क्वायर होगा। G2 के लिए अगर देखते हैं तो G इसका मास m है और इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से करने पर d माइनस एक्स, तो d माइनस एक्स का वैल्यू निकाल लें ऐसा। तो G1 और G2 आपस में एट दैट पॉइंट है यहाँ पर कि जहाँ पर वो 0 की बात कर रहा था, शून्य होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि G1 माइनस G2 इज 0, तो G1 इक्वल टू G2 और बाकी का काम ये कर देंगे। सो 81 GM बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू GM ओवर D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये देखिए GM से GM कैंसिल हो गया और आपको जब बताया होगा तो पिछले बार में भी यही बताया था कि इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोह माया है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगा। 81 का स्क्वायर रूट इज 9 और एक्स स्क्वायर का x और यहाँ से 1 अपॉन D माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आंसर घर ले जाइए। सो यहाँ से 9D माइनस 9x इक्वल टू x, सो 10x इक्वल टू 9D, सो x इक्वल टू 9/10D। ये समझ में आया बच्चों आपको कि इसका जो x का वैल्यू कितना होगा कि कहाँ पर होगा। तो x हमने माना था कि अर्थ से 9/10D। अगर मान लीजिए कि मन करता है इधर से बताने के लिए मून के साइड से, तो d माइनस कर लीजिए, d माइनस 9D/10, तो d 1/10, तो d/10, ठीक है। तो अर्थ की तरफ से पूछा गया था, शायद देख लीजिए इसका।
जहाँ से पूछा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो अर्थ के तरफ से पूछा गया है, तो वहाँ से उसका मिलेगा ऐसा। तो इसको चाहें तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है कि एक आर्क है या रिंग है, उसका मास m है, और फाइंड द एफ नेट ऑन m, और यहाँ पर एक स्मॉल m का वैल्यू रख दिया है और 60 डिग्री का आर्क है। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए जरा कि उससे फोर्स कितना लगेगा, एफ नेट यही पूछा है ना। तो उसमें करते क्या है कि m का जो वैल्यू है उस पर हमें फोर्स निकालना है, तो वो कैसा फील करेगा, मतलब इधर से अट्रैक्टेड, तो आर्क के चलते यहाँ पर ग्रेविटी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। तो ये चीज़ें आपको बताया था, अगर कोई आर्क है तो Gm ओवर आर स्क्वायर तो होता ही है, और यहाँ पर साइन θ/2 अपॉन θ/2 ये चीज़ होगा। तो यहाँ पर बच्चों 60 डिग्री है, तो बस वहाँ से ग्रेविटी इसका निकाल लेंगे। उसका मास कितना दे रखा, 5m, तो यहाँ से 5m कर लीजिए अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन 30, ऐसा। साइन 30 को उससे भी अच्छा है ऐसा बोलिए रेडियन में, क्योंकि वो θ/2 है ना, तो उसी में वो रीड करेगा। मतलब ये 60 डिग्री इज योर π/3, तो उसका हाफ करेंगे तो कितना हो गया, π/6, और यहाँ पर भी बच्चों इनका π/6। ठीक, तो ये आ गया। तो इस पर अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से साइन π/6 इज 1/2, तो 5m/2 Gm/r स्क्वायर, वो सब वैसा का वैसा ही होगा, और 1/2 तो ये 30, तो 15 हो जाएगा, और पाई का वैल्यू उसमें से निकल कर आ जाएगा। तो Gm, या यहाँ से ऐसे कर लीजिए 15 कह लीजिए कि 6 5 जो 30 अपॉन हाफ करेगा तो 15 हो जाएगा, और अपॉन πr स्क्वायर ये हुआ। तो देखिए अगर हम पहले से इसको समझ रखें तो इसको अप्लाई करना कितना आसान है। आर्क वाले के लिए पिछले क्लास में यही सब बताया था ना, तो यहाँ पर इसीलिए इसका क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो फिर बच्चों वाला काम हो जाएगा, जी नेट जितना होगा तो m इंटू जी, और ये कितना है, सो 15 जी m इंटू π/r स्क्वायर। ठीक, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको एज्यूम करते हैं कि लिख लिए होंगे आप लोग। अब देखिए इसके बाद एक अभी तक जो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में आप जो चर्चा कर रहे थे वो इन जनरल था, यूनिवर्सल था, यूनिवर्स के अंदर हम कहीं भी लगा रहे थे तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा था। अब हम क्या करेंगे, अपने आप को कन्फाइन कर लेंगे अर्थ के केस में कि उसके चलते ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अर्थ। सो दिस इज स्मॉल जी, जो जी लिख रहे थे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसी को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अर्थ, दैट इज स्मॉल जी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर टू द अर्थ सरफेस, जैसे हम अर्थ के पास हैं, तो वहाँ पर अगर आप इसका रेडियस अगर आर है तो इसमें बच्चों बस एक सब स्क्रिप्ट में ई लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम रिकग्नाइज कर रहे हैं कि इसी के लिए मास ऑफ अर्थ आर ई इस तरह का। तो इसके सरफेस पे या नियर टू द सरफेस मतलब मान लीजिए बिल्डिंग पर हैं 10th 15th 20th फ्लोर पे, तो उसको सरफेस में ही आसपास मानेंगे, और नियर टू द अर्थ सरफेस। तो इस केस में, और हमारा अर्थ कैसा है बच्चों, सॉलिड, ये सॉलिड है ना, तो उसके सरफेस पे कितना होता था,
ये तो पीछे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए हैं ही हैं। तो कितना हो जाएगा, जी उसका मास ऑफ अर्थ एम और रेडियस इसका आर का स्क्वायर, ऐसा इसके सरफेस पे इतना होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू यही होता है जो आप लेते थे ना कि mg का वैल्यू बताओ, या इसमें जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इस सेंटर की तरफ से कितना अट्रैक्ट हो रहा होगा, या अर्थ का जो सेंटर है या अर्थ ही है वो कितने से, मतलब जो ग्रेविटी खींचने वाला जो मामला था ये बेसिकली यही है। और मान लीजिए कि आपका मास m है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, m इंटू जी एम ई ओवर आर ई। तो इन शॉर्ट तो आप लिख रहे हैं ही ना m इंटू जी। तो जो mg लगाता था ना कि अर्थ कितना लगा रहा है, बाकी नॉर्मल फोर्स से कितना लगा रहा है, तो mg जो लिखते थे तो g में से वही वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये बात समझ में आया। और इसका जो वैल्यू आप प्रॉपर पुट करेंगे, मास ऑफ अर्थ का एक्यूरेट वैल्यू और रेडियस 6400 किलोमीटर पर आवर, नॉट 6400 किलोमीटर पर आवर, ओनली किलोमीटर। तो और वो एग्जैक्ट होता भी नहीं है, आपके सरफेस मतलब थोड़े उबड़े, मतलब एब्रप्ट है, कहीं गहरा है कहीं ज़्यादा है वो निकला हुआ। तो उसी चीज़ का हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भाई हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हमेशा सेम होता है अर्थ के सरफेस पे, मतलब कितने दूर तक वो सेम रहता है, या कोई गड्ढा खोद कर नीचे जाता है तब वहाँ पर क्या होगा। मतलब कहने का मतलब पूछने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ डी, अगर अर्थ के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो डी डेप्थ पर वहाँ पर उसका बताइए, एक बात। दूसरा कि अगर हम h हाइट ऊपर है तो उसका कितना होगा। दूसरा, क्या रोटेशन के चलते भी कुछ असर पड़ता है क्या। तो हम इन सब बातों को देखेंगे, मतलब इक्वेटर पे कितना होता है, पोल पर कितना होता है, वगैरह वगैरह, ये सब बातें डिस्कस करेंगे। किसी का मास का वेरिएशन कितना होगा, नॉट मास, मास इज अ कांस्टेंट, उसके वेट में कितना होगा। इस थैंक्स टू जी, इसका वेट निकालने के लिए हम उसी जी का ही धन्यवाद करते हैं। तो अगर जी का वैल्यू वेरिएशन होता है तभी तो हम अपने आप को हल्का या मतलब हैवियर और लाइटर फील करते हैं। अर्थ से अगर आप मून पर जाते हैं, वो लोग देखते हैं ना कि स्पेशल टाइप ऑफ सूट वगैरह पहनते हैं जो उधर स्पेस में जाते हैं, तो वहाँ पर वो लाइटर रहते हैं और भी बहुत सारे रीजन के चलते भी पहनते हैं। तो वहाँ पर जी का वैल्यू का वेरिएशन होता है, वही कितना वेट लगाएगा उससे पता चलेगा। तो हम अभी वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू देयर हाइट, ड्यू टू देयर डेप्थ, ड्यू टू देयर रोटेशन, ड्यू टू देयर और भी कुछ एंगल वगैरह होगा तो देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए, इसमें पहला लिखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट h हाइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन शॉर्ट स्मॉल जी का वेरिएशन देख रहे हैं एट हाइट कैपिटल H, तो डिस्टिंगाइज करने में हेल्प करेगा। तो देखिए कि अर्थ तो एक प्रॉपर ऐसा बना लेते हैं और इसका रेडियस कुछ RE है और उसका मास ME है। तो अर्थ से के सरफेस से सपोज H हाइट पर है, इस पॉइंट P पे चाहिए। तो पहले तो सरफेस पे कितना होता था, ये तो हमने अभी देखा था GM ओवर RE स्क्वायर, यही होता था ना सरफेस पे। तो उस पॉइंट P पर कितना होगा, या उसको H सबस्क्रिप्ट में इसलिए लिखा है कि H हाइट पर कितना होगा। तो यहाँ से हम बोलेंगे GM, क्या कितना दूर हो भाई आप सेंटर से, H तो सरफेस से इतना पर है, तो कितना हो जाएगा R प्लस H। तो कहेंगे ओके, अब आ जाइए R प्लस H का होल स्क्वायर। तो जब इन दोनों को डिवाइड करिए तो GH ओवर GS इक्वल टू GM अपने घर चले जाएंगे और वो कितना हो जाएगा RE है। तो यहाँ से RE प्लस H का होल स्क्वायर अपॉन RE का स्क्वायर, ऐसा मिलेगा क्या, यही मिलना चाहिए। ओ थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट है क्योंकि वो GH वाला होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें आप देखेंगे RE अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे आप, तो GH का वैल्यू इस GS को इधर भेज दीजिए और उसमें से R को कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन
आर ई को कॉमन लेंगे तो 1/h प्लस और आर ई का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर ही होगा। चलो ऐसा तो समझ में आया ना, क्यों आर ई स्क्वायर कैंसिल हुआ। अगर आर अगर कॉमन लेंगे तो स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर बाहर निकलेगा 1+h/r। अब देखिए यहाँ से थोड़ा बहुत मैथ का इस्तेमाल करते हैं और स्पेशली बाइनोमियल थ्योरम का 1+h re⁻²। देखो इसमें क्या है कि इफ दिस क्वांटिटी, आपको बाइनोमियल से ऐसा बता देता हूं कि 1+x⁻n अगर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। इफ x इज मच मच लेस देन 1, तो आप डायरेक्टली यहां से बोल सकते हैं 1+nx। इस समझ में आया बच्चों आपको? तो इससे आपका काफ़ी हेल्प वहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर भी मतलब हाइट मानते हैं कि ये नहीं कि 200-400 मतलब 300 किलोमीटर तक वो काम करेगा। उसके बाद का अगर है 500, 600 या 200 तक, अच्छा उसका लिमिट है कि जितना आप समझते होंगे कि उसका वैल्यू का किस में कितना वेरिएशन होगा। तो उसमें जी का जितना वेरिएशन कितना होगा उसके लिए तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि h का वैल्यू मतलब एजम्पशन जो हमारा बोल रहा है इसको अपना रख लेते हैं, x इज मच मच लेस देन r1। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि h इज मच मच लेस देन r। तो अब कितना कम, तो कम से कम तो 40-50 गुना तो होना चाहिए उसके टाइम्स में। तो आप उसको लगा सकते हैं मिनिमम 30 से 40 गुना। तो जहाँ पर कंसिडरेबल है 600-800 मतलब कि उसका रेशियो आप एब्जॉर्ब कर पाए, तो उसके लिए तो ये चीज़ क्या कितना हो जाएगा, g 1-2h/r। ये g सरफेस का है या जो नॉर्मल चलता था, तो जी एच हाइट पर ये आ जाएगा बच्चों ऐसा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट h हाइट विल बी g इंटू 1-2h/r। अगर बहुत ज़्यादा ही है तब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मान लीजिए कि कुछ कंसिडरेबल है, चलो पहले इसको लिख लो तो फिर इसको बताते हैं कि इसका और क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, आप लोग पॉज करके लिख लिए होंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे h का इसका रेडियस r है और यहाँ पर कह रहा है कि r/2 है के हाइट पर, ये r ही हो गया। तो r/2 तो काफ़ी कंसिडरेबल हो गया ना। मतलब पूछ रहा है कि 6400 किलोमीटर का रेडियस है, तो मून के सॉरी नॉट मून, यहाँ अर्थ पे ही है, अर्थ के सरफेस से अगर हम 3200 किलोमीटर ऊपर है तो बताइए कि उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो इसमें फिर आपको वो एजम्पशन नहीं लगा पाएंगे। सरफेस पे कितना होगा बच्चों, g/m/r², REME। और इसके g डैश जो हमें निकालना है तो उसमें g मास ऑफ अर्थ अपॉन यहाँ से r + r/2, तो कितना हो जाएगा 3re/2 का स्क्वायर, ऐसा GME अपॉन 3/2re का स्क्वायर। सो यू विल सी दैट फ्रॉम हियर इज g मास ऑफ अर्थ, ये कितना हो जाएगा 4/9 re का स्क्वायर, है ना, यही होगा। और उसके जगह पर इसका वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो g डैश का वैल्यू तो ये भी कंसिडरेबली चेंज कर रहा है ना, 4/9 ऑफ द g सरफेस का होगा। तो जब इस तरह की बातें होंगे, या मान लीजिए आधा भी नहीं करके 600 भी हो या 800 भी हो, तब भी हम इसको इसी के शरण में ऐसा जाएंगे। वो जो फॉर्मूला बताया है वो जब डिस्टेंस मतलब कम है, जैसे 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, ऐसा चलेगा। ठीक है, तो ये इसके बताने का मतलब था। अच्छा, उसमें भी एक ऐसा है कि जो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि GH = GS इतना है। तो देखो G में वेरिएशन हो रहा है, तो हमने बोला था ना कि थैंक्स टू G आवर वेट विल बी चेंज। तो अगर ऐसा अगर हो रहा है तो हमारे वेट में भी चेंज होगा, तो कितना % होगा वो भी एक बार को पूछ सकते हैं। तो इसी के हेल्प से हम आपको बता सकते हैं कि चेंज इन द योर वेट, हाउ मच % ऑफ वेट चेंज। तो कुछ नहीं, बस वो मैथ का कुछ कलाकारी करना है, इधर से उधर रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब कि रीराइट करके इसी सेम एक्सप्रेशन को निकाल कर आपको दिखा सकते हैं। तो आ जाइए उसको ही बता देते हैं कि चेंज इन वेट
अभी जो निकाल कर लाए हैं जी ऑफ हाइट के चलते इक्वल टू जी ऑफ सरफेस 1 माइनस 2h ओवर आर। तो यहाँ से करेंगे जी एच ओवर जी एस 1 माइनस 2h ओवर आर। तो यहाँ से 2h बाई आर, अच्छा इसको निगेटिव में रहने दो, निगेटिव इंडिकेट करते रहेगा कि ये डिक्रीज हो रहा होगा वेट। तो जी एच ओवर जी एस -1, इस 1 को इधर लेकर आ जाएं तो -2h ओवर आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सकते तो एक कॉमन स्टेप है, तो यहाँ से जब लिखेंगे इसको जी एच माइनस जी एस अपॉन जी एस इक्वल टू 2 माइनस 2h ओवर आर। 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 का आ जाएगा ऐसा इंटू 100। तो जो g में होगा, मतलब कि इसमें अगर m से मल्टीप्लाई भी करेंगे m इंटू जी एच माइनस जी एस, जो वेट में डिफरेंस होगा और ओरिजिनल से जी एस कितना होगा तो माइनस, और पूरा अगर आप इसको लिखना है तो इंटू 100 इक्वल टू -2h ओवर आर इंटू 100। तो ऐसा आपको ये मिल जाएगा। तो वेट का परसेंटेज निकालना हो तो आप इसके ऐसा कर सकते हैं। तो वंस यू नो दैट द जी वेरिएशन, यू कैन इजीली फाइंड आउट द वेरिएशन इन देयर वेट। सो इस तरह का कलाकारी करके आप उसमें बता सकते हैं। आपको हाइट पता रहना चाहिए और ऐसा पता रहना चाहिए। तो अगर एक्सप्रेशन आपको या ध्यान में है तो समय बचा कर देगा, सिंपल सी बातें हैं। इसके पीछे का बताने का लॉजिक यही है, आपको उसमें नहीं जाना पड़ेगा। और आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कितना ही भूलिए, हाँ प्रैक्टिस इसीलिए किया जाता है कि देखो कॉन्सेप्ट अभी तो जो बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ऐसे है, लेकिन द असली टेस्ट कब होता है? जब एग्जाम में आप बैठते हैं तो दिमाग आपसे पूछता है, तो आप सोचते हैं कि अच्छा वो क्या बताया था, और फिर 2-3 विंडो खुलेगा, तो उसमें सब ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो सारा विंडो एक साथ खुल जाएगा। स्पेसिफाइड इसीलिए किया जाता है ना, मतलब कि अब जैसे मान लीजिए कोई बॉल आ रहा है तो प्रैक्टिस अगर आपको बहुत है तो एक ही बॉल को आप कई तरीके से खेल सकते हैं। सो सेम वे कि अगर क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ता है तो अगर प्रैक्टिस में तो स्पेसिफाइड फाइल है आपके विंडो में या आपके दिमाग में, वही जाकर खुलेगा। तो नहीं तो सारा एक साथ खुलता है तो कन्फ्यूज़न होने लगता है। तो उसमें -2h बाई आर इंटू 100 करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद नया जो इसका टॉपिक है या बी पार्ट कह लीजिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी कह देते हैं, उसके लिए अगर एच बोले हैं तो इसको दिखाएंगे जी डी से। तो इसमें क्या है बच्चों, ये कुछ ऐसा हमारा है अर्थ, तो इसका सेंटर यहाँ पर होगा, आर ई इसका रेडियस है और इसका मास एम ई है, इस तरह का। तो यहाँ पर कोई गड्ढा खोदते हुए आता है डी डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा डी माइनस रेडियस माइनस डी, ऐसा। तो हमें इसका बताना है कि इस पॉइंट पी पर उस पॉइंट पी पर हमारा जी का वैल्यू क्या होगा। तो सरफेस पे कितना होता था, तो सबसे पहले तो इसको याद कर ले, तो जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर, ऐसा। डी डेप्थ के लिए अगर आपको जाना है तो यहाँ से आप देख लीजिए जी एम डैश होगा बच्चों फिर इसमें, क्योंकि जब यहाँ से जब करेंगे तो अंदर कितना होगा तब ये कौन डिसाइड करेगा, ये अंदर का सॉलिड उसके सरफेस पे क्या होगा वो होगा ना। तो जी एम डैश मतलब कि इसका जो मतलब इस पॉइंट डी पर रखने के लिए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस मास के चलते कितना आ रहा है, तो इसीलिए इसको एम डैश बोल दिया, अपॉन उसका रेडियस ऑफ आर ई डी का होल स्क्वायर। तो अब उसमें एम डैश का जो वैल्यू अगर आप निकाल कर देखेंगे तो एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब मास पर यूनिट वॉल्यूम, और उसका जो आर ई माइनस डी रेडियस का है तो उसके लिए कितना हो जाएगा, उसके लिए भी 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। जो वैल्यूज आएंगे अगर आप पुट करेंगे यहाँ से, तो मैं इसी पे लिख दे रहा हूँ, जी एम डैश का वैल्यू हो जाएगा एम ओवर आर ई माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर क्यूब, ये तो मास के जगह पे हो गया, अपॉन
आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। तो ये 3 पावर और यहाँ से 2 पावर पूरा निकल जाएगा। तो इसको बच्चों आप जब देखेंगे जी मास आर ई माइनस डी का, तो एक पावर बचा हुआ है ऐसा अपॉन आर क्यूब ऐसा। इसको फिर हम 2 बार में अगर आर क्यूब को मतलब कुछ ऐसा लिख लें, आर स्क्वायर इन बाई आर, अगर इसको और आर ई ही है वो, इसको मैं अगर 2 पार्ट में लिख लूं कि आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं ना आर क्यूब को, तो देखिए क्या मिलेगा वहां से, आर ई स्क्वायर इंटू आर ई ऐसे। तो ये वाला तो आपको जी बना कर दे रहा है। तो डेप्थ में अगर आप देखेंगे जी डी, तो स्मॉल जी जो सरफेस पर था, और आर ई को इधर अंदर डिवाइड कर दीजिए तो 1 माइनस डी आर ई, ये ऐसा मिलेगा। तो ये हमें डेप्थ के लिए डिराइव करके लेकर आए। तो अगर डी डेप्थ अगर होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा एट जी इन द टर्म ऑफ द सरफेस के, तो जी इंटू 1 माइनस डी आर ई। तो इसमें कोई एजम्पशन नहीं लगा है, जैसे वहाँ पर बाइनोमियल का एक एजम्पशन लगा था कि भाई कैपिटल एच मतलब कि जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपने फॉर्मूला वहाँ पर देखा था, जी इक्वल टू जी एट अ सर्टेन हाइट इक्वल टू जी ऑफ द सरफेस इंटू 1 माइनस 2 एच बाई आर। ठीक, तो एजम्पशन था कि एच इज मच मच लेस देन द रेडियस। यहाँ पर अगर सर्टेन डेप्थ डी के लिए अगर होगा तो उसके लिए कोई एजम्पशन नहीं लगा, तो किसी के लिए भी ये काम करेगा, कितना बहुत बड़ा ना क्यों गहरा आप जाएं। तो हाँ, एक चीज़ आप बोल सकते हैं कि जब आर ई का डी का वैल्यू अगर सेंटर पे बिल्कुल चाहिए, यहाँ पर मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ कि इसी में जैसे कि आपको यहाँ पर इंटरेस्टेड है मास उसका जितना एम ई है और रेडियस आर ई है अर्थ के, तो एट अ सेंटर पे इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों। तो गड्ढा खोदते खोदते जब यहाँ पर आ जाए डी का वैल्यू, ऐसे कोई तो पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि 8-10 किलोमीटर के बाद, 10 किलोमीटर भी बहुत बोल दिया, 8 किलोमीटर के बाद ही मामला गड़बड़ होने लगता है। तो क्योंकि अंदर वो मॉल्टेन स्टेट में है ना, तो डी का वैल्यू अगर सपोज आर ही हो जाए तब तो आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे। तो थ्योरेटिकली तो निकाल सकते हैं, फिजिक्स पढ़ने का ही तो फायदा है कि जहाँ पर हम लोग नहीं भी पहुंच सकते हैं तो सोच सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। तो इसमें जी स्टैट सेंटर के लिए अगर देखेंगे तो जी 1 माइनस डी के जगह पे यही था फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर डी इक्वल टू आर ई करना है तो जी 1 माइनस आर ई बाई आर ई, तो कितना हो जाएगा जी इंटू 0, तो कितना जाएगा 0। तो सेंटर पे ग्रेविटी कितना होगा, 0 हो जाएगा, बताइए। तो ग्रेविटी 0 लगेगा तो फोर्स भी कुछ नहीं लगेगा। तो ये सब बातें होंगे। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था इसके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटर पे उसका ग्रेविटी का वैल्यू 0 होगा। लेकिन अभी जो निकाला कि यहाँ से कि d इक्वल टू आर ई का ना लेकर, कि मान लीजिए कि अगर पूछा जा रहा है कि कितना d, मतलब ऐसे पूछा जा रहा है कि आप सपोज कि d डेप्थ नीचे जाते हैं और h हाइट ऊपर जाते हैं, तो आपको जैसे कि कुछ तो वेरिएशन होगा, तो मतलब g का वैल्यू दोनों जगह सेम हो, तो उसमें क्या रिलेशन होना चाहिए। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं, मतलब कि सपोज आप जा रहे हैं कुछ h हाइट ऊपर, तो उस समय g का वैल्यू है, डी डेप्थ नीचे जा रहे हैं तो उस समय जी का वैल्यू है। तो दोनों जगह का वैल्यू अगर बराबर हो तो उन दोनों में क्या रिलेशन होगा। आप एच में कितना ऊपर जाएंगे और डी में कितना नीचे जाएंगे तो उसका क्या रिलेशन होगा, तो वो मैं पूछना चाह रहा था। तो देखिए, इन दोनों को समराइज कर देते हैं यहाँ पर कि जी एच पर था और दोनों का वैल्यू जी डेप्थ में कितना होगा। तो इसके लिए जी सरफेस इंटू 1 माइनस 2h ओवर आर ई, और इसके लिए जी सरफेस इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई। तो जी एस कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, तो माइनस 2h ओवर आर ई इक्वल टू माइनस डी ओवर आर ई। तो 1 से 1 कैंसिल हुआ और आर ई कैंसिल हुआ। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि d इक्वल टू 2h।
तो कहने का मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा कि जब h हाइट ऊपर जाएंगे तो, या मतलब d डेप्थ नीचे जाएंगे तो मतलब h इक्वल d डेप्थ है तो वहाँ पर h का वैल्यू d/2 से होगा, यही ना। या वहाँ पर h अगर ऊपर जा रहे हैं तो नीचे अगर जाना के लिए आपको 2h डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको उतना एक्सेलरेशन ड्यू टू में वेरिएशन नहीं होता है जितना कि आप ऊपर की तरफ जाते हैं। वहाँ पर h गया, यहाँ पर उसको कम होने के लिए 2h नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को चाहें तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए कुछ नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अभी तक हमने 3 बातें समझा कि g सरफेस पे कितना होता है, तो इसका वैल्यू है g/m/e/r/e का स्क्वायर। g सर्टेन हाइट पर कितना होता है, तो g सरफेस टाइम्स ऑफ 1/2h/r। g डेप्थ पे कितना होता है, तो g सरफेस का 1 - d/r r। ऐसा तो ये 3 बातें देखें। अब हम थर्ड चीज, फोर्थ पार्ट ये देखेंगे कि वैल्यू ऑफ g ड्यू g का वैल्यू कैसे अफेक्ट करेगा रोटेशन ऑफ अर्थ रोटेशन से कैसे होगा, ड्यू टू अर्थ रोटेशन। अगर अर्थ रोटेशन करता है तो जी का वैल्यू क्या होने वाला होगा, तो मतलब हम इंटरेस्टेड हैं इस बार इसमें निकालने के लिए कि पोल पे जी का वैल्यू क्या होगा और यहाँ पर इक्वेटर पर होगा तो क्या होगा। आपको सर्कुलर मोशन में याद होगा एससी वर्मा में एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था। तो देखिए इसमें एक, इसे यहीं पे बना देता हूँ कि इसको विजुलाइज करना कि फोर्थ पार्ट हम पढ़ रहे तो आपको भी आसानी होगा। जैसे मान लीजिए कि एक, मतलब कि यहाँ पर तो आपका इक्वेटर आप ऐसा समझ सकते हैं, इस तरह का। कोई अर्थ पर होगा तो ऐसा ही होगा ना, तो ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कि इसका रेडियस RE है और कोई ऑब्जेक्ट है M पर यहाँ पर, तो उस पर कैसा फोर्स लगेगा। अर्थ ऐसा ही खींच रहा होगा अपनी तरफ mg के लिए। तो मान लीजिए कि वहाँ से लैम्डा एंगल पर है, जो लैम्डा बुक वगैरह में देखते होंगे ना ग्रेविटी में, वो कैसे इफेक्ट करता है, तो ऐसा मान लेते हैं। तो उसमें नॉर्मल फोर्स आपका कुछ ऐसे लग रहा होगा, ठीक। और ये जब वो अर्थ में घूम रहा होगा तो ये कैसे घूम रहा होगा बच्चों, कुछ इस तरह से। ये वाला क्या विजुअल है आपको, देखिए तो ये वाला तो ऐसा ऊपर की ऐसा घूम रहा होगा। तो उसका अगर इसका रेडियस इसका r है, इसका रेडियस सपोज RE है, तो इसमें ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, RE साइन मतलब लैम्डा, ध्यान से देखिएगा, ऐसा RE साइन लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा अगर एंगल होगा तो उस पर अगर आप, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा क्या, m⍵² इंटू R साइन लैम्डा, ऐसा। अब ये एंगल का देखिएगा बात है, यहाँ से अगर ये लैम्डा है तो ये 90 माइनस लैम्डा होगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री होता है और ये वाला 90 माइनस होगा। तो n के टर्म में जब आप इसको करेंगे, ये 90 माइनस लैम्डा हो जाएगा। तो जब इसका कंपोनेंट लेंगे m⍵² R साइन लैम्डा cos 90 माइनस लैम्डा, तो cos 90 माइनस लैम्डा बिकम साइन लैम्डा। तो जो n में अगर आप देखेंगे कि उसका जो n का वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा। मतलब अगर लिखेंगे यहाँ से m इंटू जी, मतलब ग्रेविटी तो अपने तरफ ऐसा कर रहा होगा, GE इक्वल टू, या सरफेस पे होगा तो सरफेस के लिए लिख लेते हैं ऐसा, और n प्लस m⍵² R साइन लैम्डा है, उसका एक कंपोनेंट और आएगा तो साइन स्क्वायर लैम्डा हो जाएगा। तो n का जो वैल्यू होगा बच्चों, यहाँ से m GS माइनस m⍵² R
साइन स्क्वायर लैम्डा इस पे। तो जो हमारा एन वैल्यू क्या है, वेट के इक्वल होता है, यानी कि जी इफेक्टिव होगा। तो सरफेस से ये देखिए ये कम हो रहा है ना, अगर खाली इसका मैं यहाँ पर जी इफेक्टिव जब लिखने लगूँ मास से डिवाइड कर दूंगा तो एन बाई एम कितना हो जाएगा, जी इफेक्टिव होगा। तो ओमेगा स्क्वायर आर इंटू साइन लैम्डा। तो मतलब कि इसमें आप देखेंगे कि सरफेस पे जितना है तो फिक्स ही है वैल्यू, जितने से ओमेगा रोटेट कर रहा हो तो रोटेट करेगा ही करेगा। उसके चलते एंगल हम किस पर है उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर साइन लैम्डा का वैल्यू, मतलब इसके दो केसेस हो सकते हैं सेंटर पे, मतलब एक्सट्रीम केसेस को अगर देखें कि लैम्डा एकदम यहाँ पर आ जाए पोल पर, तो इस समय एट पोल पर लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, 0। और यहाँ पर इक्वेटर पर अगर देखें तो लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, π/2 90 डिग्री। तो उन दोनों केसेस में आप देखेंगे कि लैम्डा का वैल्यू अगर 0 होगा तो यहाँ से कुछ माइनस नहीं होगा, तो उस समय जो सरफेस पर आएगा तो सरफेस का आपका जितना आता है कुछ 9.83 के आसपास ऐसा रहता है। तो उस समय अगर मैं इसको और सजा कर लिख दूं कि n इक्वल टू एम जी एट द सरफेस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर रेडियस ऑफ अर्थ साइन स्क्वायर लैम्डा, ऐसा। तो एट पोल पर अगर देखें तो लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, 0। तो उस समय जो n का वैल्यू m से डिवाइड सब जगह करेंगे तो g इफेक्टिव क्या होगा, g सरफेस माइनस ये 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो उस समय जो g इफेक्टिव आएगा आपका 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इसीलिए हम 9.8 लेते हैं। इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर एट बोल दें इक्वेटर पर अगर देखें तो लैम्डा का वैल्यू π/2 या 90 डिग्री। तो वहाँ पर देखिए उसका वैल्यू जरूर कम होगा, क्यों कि 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम होगा, तो एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो इसी पे वो क्वेश्चन पूछा था रोटेशनल मोशन में, वहाँ पर जब पूछा था तो यहाँ से हम जी इफेक्टिव अगर लिखेंगे तो कितना होगा, जी एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, और यहाँ पर साइन π/2 का स्क्वायर है तो विच इज़ 1 कर लेते हैं। तो इसमें जब उसका प्रॉपर वैल्यू जब पुट करेंगे तो 9.78 आएगा मीटर पर सेकेंड। तो अर्थ के रोटेशन के चलते आप इक्वेटर पे देखेंगे तो 9.78 है तो रिड्यूस कर गया, और यहाँ पर पोल पर अगर देखेंगे तो बिल्कुल वो रोटेशन नहीं हो रहा होगा, रोटेशन का टर्म ही गायब हो गया ना, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग ही नहीं रहा होगा उसके बिल्कुल पोल पे। तो जो भी ग्रेविटी में मिलेगा उसके स्पिन के चलते, आप मतलब ऐसा कर सकते हैं कि वेन एवर यू गोइंग टू द पोल so you will find that you will not rotate at all, you will be only the spin like that। इस तरह से आप ऐसा होंगे, और वो घूमने वाला जो रहता है मतलब रिवॉल्यूशन होगा वो चीज मतलब वो नहीं होगा क्योंकि लैम्डा का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से बोल सकते हैं। तो इसीलिए उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर आप ज़्यादा वेट आपको मिलेगा, मतलब कि कोई अभी आप जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगे ही ना, तो जितना भी ग्रेविटी होगा तो एक्चुअल ग्रेविटी आप फील करोगे। Whenever come to the equator, it will be have the maximum centrifugal force in the outward, and gravity is pulled inward. So you will feel that lesser force at the equator, right? So due to that reason, m omega square r is the pulling outside, and it will be maximum at equator. तो देखिए यहाँ पर g फैक्टिव का वैल्यू 9.78 हो जा रहा है और इसका 9.83 हो रहा है। तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि पोल पर आप घूम रहे थे, स्पिन हो रहे हैं, आपका रिवॉल्यूशन चीज़ है, इक्वेटर पे रिवॉल्यूशन मैक्सिमम जा रहा है तो उसके लिए है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये चीज़ पॉज करके आप चाहें तो लिख दीजिए, ड्यू टू द अर्थ रोटेशन से कैसे इफेक्ट करता है, तो ऐसा इफेक्ट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा लिख लीजिए। चलिए आपको रिफ्रेश करने के लिए एक लास्ट में क्वेश्चन रखे हुए हैं, कह रहा कि द रेडियस ऑफ द अर्थ वर द श्रिंक बाय द 1%, ठीक, इट्स मास रिमेनिंग इन द सेम, व्हाट वुड बी हैपन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस में ही बोल रहा है अचानक से 1% सिकुड़ गया धरती, कि आप क्या करो, या आप कब क्या करोगे, फोर्स ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, क्या होगा, लेट्स डिस्कवर। तो जी सरफेस पे अगर देखेंगे तो जी एम ओवर आर ई स्क्वायर यही होगा, और इस m को कांस्टेंट रखा है, मतलब श्रिंक कर रहा है तो मास कहीं नहीं जा रहा है, वहीं है। तो जी डैश एट द सरफेस पे एट दैट टाइम इस द जी एम ओवर 1% से कम हुआ है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आर ई माइनस
RE/100 का स्क्वायर। तो थोड़ा सा और इसको बढ़ाकर लिखे तो GM इज RE का स्क्वायर अपॉन, मतलब उसी में 0.99 का स्क्वायर, ऐसा होगा। तो इसमें अगर आप देखिएगा कि इसको तो आप GS भी बोल सकते हैं सरफेस का, तो और 0.99 स्क्वायर को 1.01 ऐसा लिख सकते हैं। बाइनोमियल में अभी सिखाया था कि 1 के मुकाबले ये 100 गुना कम है, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ से GS का वैल्यू 1 माइनस 0.02 ऐसा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अच्छा वो तो ऊपर की तरफ गया माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनली यू विल सी दैट व्हाट विल हैपन हियर, G डैश इज द GS टाइम्स ऑफ 1.02। तो इसका जो वैल्यू है GS का कितने से बढ़ गया, 2% से बढ़ गया। तो यानी कि जितना स्क्वीज होगा उतना ज़्यादा लगेगा क्या, ग्रेविटी, और जितना ज़्यादा फैला हुआ होगा, कोई प्लेनेट जितना बड़ा होगा तो रेडियस ज़्यादा होगा, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, उतना वो निगेट करेगा। तो खैर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि G का जो वैल्यू में वेरिएशन हो रहा है, G विल बी चेंज्ड बाई, ये सब मेंस टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, या जो एडवांस में जो आसान क्वेश्चन होगा तो उसमें मिल जाएगा। इस चेंज बाई 2%, मतलब चेंज बाई मतलब पॉजिटिव आ रहा तो इंक्रीज ही होगा। तो ये मतलब था। ठीक है बच्चों, तो चाहें तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने देखा आपको कि वेरिएशन ऑफ G कैसे हुआ, और जो फील्ड का ही एक दूसरा नाम मिला इन द केस ऑफ अर्थ के में जब हम डील कर रहे थे उसको ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बातें हमने समझा ग्रेविटी के बारे में, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो उस पर चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आज यहीं पर अपने आप को शांत करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम।